गुड इवनिंग एवरीवन। मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया पर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द मेजर कॉजेज बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो हमारा पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 अपनी स्वतंत्रता की पहली क्रांति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई इस रिवॉल्ट की स्टार्टिंग कैसे होती है। ठीक है, इस रिवॉल्ट के अंदर हमें किन किन चीजों को देखने को मिलता है। तो हम बात करने वाले हैं कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट के बारे में। ठीक है, कि रिवॉल्ट किस तरह से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से इवेंट इस रिवॉल्ट के अंदर हमें हैपेंड होते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि जो रिवॉल्ट है आपका, उसकी पहली चिंगारी जो है, उसका जो पहला पॉइंट है वो आपका आउटब्रेक होता है। कहां से? बैरकपुर कैंटोनमेंट से। ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है? बैरकपुर कैंटोनमेंट से। बैरकपुर कैंटोनमेंट के में 29 मार्च 1857 के दिन, 29 ऑफ मार्च 1857 के दिन वहां का एक सिपाही, क्या नाम है सिपाही का? मंगल पांडे। वहां का एक सिपाही जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री का क्या है? सिपाही है। वो क्या कर देता है? रिबेलियन कर देता है। क्योंकि सीधी सी बात थी, हमने देखा था इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में क्या था आपका कि वो जो ग्रीस कार्टेजेस था जिसके अंदर गाय और सुअर का चमड़ा मिलाया गया था, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था? इंडियंस के, हिंदू और मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा था। जब ये बात मंगल पांडे को कंफर्म होती है कि भाई इस कार्टेज के अंदर गाय और सुअर का चमड़ा है, तो वो क्या करते हैं? अपने कैंटोनमेंट के अंदर रिवॉल्ट कर देते हैं। रिवॉल्ट किस तरह से करते हैं? इस रिवॉल्ट के अंदर वो क्या कर देते हैं? पहली बात तो ग्रीस कार्टेजेस को यूज करने से मना कर देते हैं, और जब उनको क्या किया जाता है? फोर्स किया जाता है, तो वो अपने ऑफिसर इंचार्ज, जिनका नाम लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हैर्शी है, इनको क्या कर देते हैं? इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनके ऊपर फायर कर देते हैं। इस फायर के अंदर, इस अटैक के अंदर मंगल पांडे उनको मार तो नहीं पाते हैं, उनको सिर्फ इंजॉर्ड करके छोड़ देते हैं। फिर फाइनली जो लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हैर्शी है, वो ऑर्डर करते हैं पूरी की पूरी पलटन को। पलटन का नाम क्या है? 34th नेटिव इन्फेंट्री। इस 34 नेटिव इन्फेंट्री के रिमेनिंग सोल्जर्स को वो क्या करते हैं? आपका ऑर्डर करते हैं कि आप क्या कीजिए? मंगल पांडे को कैप्चर कीजिए। पर सारी की सारी पलटन, पूरी की पूरी पलटन क्या कर देती है? इस ऑर्डर को रिफ्यूज कर देती है, और मंगल पांडे को वो क्या करती है? नहीं पकड़ती है। ठीक है, फिर मंगल पांडे को लगता है कि उनका जो अटेम्प्ट था, जो अटैक था, वो तो फेल हो चुका है, क्योंकि उस अटैक से किसी भी इंसान की जान नहीं गई, बस इंजॉर्ड हुआ है ब्रिटिश ऑफिसर। तो वो क्या करते हैं? उनको लगता है कि अब भाई काम खत्म हो चुका है, तो वो क्या करते हैं? अपने गन को रिलोड करके खुद सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में पलटन का एक सिपाही, जिसका नाम क्या होता है? शेख पलटू। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? शेख पलटू। वो क्या करता है? मंगल पांडे को सुसाइड करने से रोक लेता है, और फाइनली मंगल पांडे के ऊपर म्यूटिनी का मुकदमा चलता है, और 8 अप्रैल 1857 के दिन मंगल पांडे को बैरकपुर कैंटोनमेंट के अंदर फांसी की सजा दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो पहला इवेंट तो हमें देखने को मिला जिसने कि क्या किया? एक स्पार्क प्रोड्यूस किया। इसका मतलब यह कि जो पूरा की पूरा माचिस की तीली जलाने का काम था, वो किसने किया? मंगल पांडे ने किया, बैरकपुर कैंटोनमेंट से। उसके बाद सब दूर शांति हो जाती है, उसके बाद कुछ भी इवेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें तो ये इवेंट है आपका मार्च का। मार्च के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें आगे देखने को मिलता है मई में। ठीक है, मार्च के बाद ये खबर जो थी, मंगल पांडे जो कि एक सिपाही है, उसने रिवॉल्ट किया है बैरकपुर कैंटोनमेंट में, उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये खबर फैलती जाती है, और फैलते फैलते इसका इंपैक्ट हमें कहां देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है मेरठ के अंदर। मेरठ के अंदर क्या होता है? मेरठ के अंदर 10 मई 1857 का दिन था, 10th of May 1857 का दिन था। यहां पर मेरठ की 20 नेटिव इन्फेंट्री, उनके साथ उनकी 3rd कैवेलरी, मतलब 2 पलटन, 2 ब्रिगेड जो है, जिनका नाम क्या है? 20 नेटिव इन्फेंट्री और 3rd कैवेलरी, ये दोनों क्या करती हैं? आपका रिवॉल्ट कर देती हैं, और रिवॉल्ट करके वो क्या करती हैं? आपका एक नारा देती है। वो नारा होता है मारो फिरंगियों को। क्या करती है? मारो फिरंगियों को, ये नारा देती है। अब यहीं से 10 मई के दिन मेरठ से रिवॉल्ट क्या होता है? आउटब्रेक होता है, और यहीं से हमें क्या होता है? रिवॉल्ट स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। अब इस रिवॉल्ट के अंदर क्या हुआ? सबसे पहले तो ये जो सिपाही थे, कौन से? 20 नेटिव इन्फेंट्री और 3rd कैवेलरी के, ये क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। और हाँ, ध्यान रखना, ये जो दिन था 10 मई 1857 का, ये था आपका संडे का दिन। और संडे के दिन जो क्रिश्चियंस हैं,
वो प्रेयर्स के लिए कहां जाते हैं? चर्च जाते हैं। इसीलिए हम हमारे यहाँ जो संडे की छुट्टी बनती है वो ब्रिटिश काल से बनती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स संडे के दिन संडे की प्रेयर के लिए चर्च जाते थे, इसीलिए उनके लिए छुट्टी रखी गई थी, जिसे हम आज भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो 10 मई के दिन क्या था? संडे था। और संडे के दिन क्या होता है? 3rd कैवलरी और 20th नेटिव इन्फेंट्री के लोग रिवॉल्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं? जेल को तोड़ते हैं, ब्रोक करते हैं जेल को, और अपने जो फेलो सोल्जर्स थे जिनको इस कार्टेज को यूज ना करने के लिए जेल में डाला गया था, उनको रिलीज करते हैं। फिर अपने फेलो सोल्जर्स के साथ मिलकर वो क्या करते हैं? मेरठ के अंदर कत्लेआम मचा देते हैं। गैरिसन को लूटेंगे, ठीक है, मेरठ के गैरिसन को लूटेंगे जिससे उनके पास असला बारूद आ जाए। फिर चर्च जाके वो लोग क्या करते हैं? एक एक ब्रिटिशर्स को मारना चालू करते हैं। शाम आते आते जो मेरठ के इंचार्ज थे, जनरल हैबिट, वो कमांडिंग ऑफिसर थे, वो अपने आप को मेरठ को बचाने में असमर्थ समझते हैं, और शाम होते होते मेरठ की सड़कें जो हैं वो ब्रिटिशर्स के खून से लाल होते हुए नजर आती है। फाइनली फिर क्या होता है? फिर क्या होता है कि ये पूरा की पूरा जो दस्ता है, ये रिबेलियस सोल्जर का दस्ता है, वो 10 तारीख को ही कहां के लिए निकलता है? दिल्ली की तरफ मार्च करता है। और 10 तारीख के बाद में 12 तारीख आते आते वो दिल्ली को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। और 12 तारीख के दिन ही क्या होता है? आपका ऑफिसर इंचार्ज जो है आपका दिल्ली का, वो भी यहां पे सरेंडर कर देता है। और आपके बखत खान जो कि दिल्ली के क्या हुआ करते थे? रिबेलियन जनरल बखत खान, जो कि इस रिबेलियस आर्मी के जनरल थे, वो क्या करते हैं? बहादुर शाह जफर, नॉमिनल किंग ऑफ द मुगल एम्पायर, बहादुर शाह जफर को क्या कर देते हैं? इस रिवॉल्ट का लीडर नियुक्त कर देते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती है, क्या बहादुर शाह जफर इस रिवॉल्ट के नेता बनने के लिए एग्री थे? नहीं, ही अनविलिंगली एक्सेप्ट द प्रपोजल। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, ठीक है। इसीलिए वो जो आपके कौन, बहादुर शाह जफर अनविलिंगली इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और वो बोलते हैं ठीक है मैं बनने को तैयार हूं। फाइनली ये सब होता है, दिल्ली किसके हाथ में आता है? आपके ब्रिटिशर्स के हाथ में आता है। दूसरा चीज ये आता है दिमाग में क्वेश्चन कि बहादुर शाह जफर, देखो सीधी सी बात है, 1857 आते आते इंडिया में कोई ऐसी पावर नहीं बची थी जिसका इंपैक्ट पूरे के पूरे इंडिया पे हो। पर एक समय मुगल्स ऐसे थे जिनकी बात लोग अभी भी सुनते थे। इसीलिए जनरल बखत खान और इस रिबेलियस म्यूटिनी वाली सेना ने क्या चुना? इन सिपाही ने क्या चुना? बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुना। बहादुर शाह जफर के बारे में एक कहानी और बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर ने एक प्रॉमिस भी लिया था बखत खान से। और प्रॉमिस ये था कि जब बखत खान अपनी सेना को लेके, अपने रिबेलियस आर्मी को लेके कहां पहुंचे? लाल किले पहुंचे। तो उस समय लाल किले में बहुत सारे अंग्रेज क्या हुआ थे? अंग्रेज ऑफिशियल्स उनके गेस्ट थे। तो वो तो आए थे भाई मारते मारते, कौन? ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो उन्होंने बोला कि हम इनको भी मार देंगे। तो बखत खान क्या बोलते हैं? बहादुर शाह जफर बोलते हैं, बहादुर शाह सेकंड बोलते हैं कि आप इनको एक सेफ पैसेज दीजिए, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए जो नॉमिनल किंग ऑफ दिल्ली है वो क्या बन जाते हैं? इस पूरे की पूरे रिवॉल्ट के नेता बन जाते हैं। और धीरे धीरे करके पूरा की पूरा जो रिवॉल्ट है इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बिहार, हाजीपुर, यहाँ क्या होता है? स्प्रेड होता हुआ हमें नजर आता है। तो ये है हमारा कोर्स ऑफ रिवॉल्ट, जिसके अंदर 10 तारीख को 10 मई 1857 को संडे के दिन क्या होता है? पूरा की पूरा रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। कहां से? मेरठ से। मेरठ से होते होते वो कहां पहुंचता है? दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली के ऑफिसर भी दिल्ली और मेरठ के ऑफिसर्स इस अपनी दिल्ली और मेरठ को बचाने में असफल होते हैं। और फाइनली 12 मार्च के दिन दिल्ली भी इनके हाथ में आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं लेफ्टिनेंट हल्सी जो ऑफिसर इंचार्ज थे दिल्ली के, वो भी क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? अल्टीमेटली आपका नॉमिनल किंग ऑफ द मुगल एम्पायर बहादुर शाह सेकंड को क्या कर देते हैं? आपका इस रिवॉल्ट का नेता चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं अब आगे क्या है। हम देखेंगे कि भाई अलग अलग जगह रिवॉल्ट हुआ जो प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 अलग अलग सेंटर्स में हुआ, इन सेंटर्स के नेता कौन थे? यहां पर नेटिव लीडर्स कौन थे जिन लोगों ने लीड किया? तो हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो कि नॉमिनल मुगल किंग है, ठीक है, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, ये इस पूरे के पूरे रिवॉल्ट के क्या हैं? लीडर हैं। साथ साथ में दिल्ली को जो लीड किया है वो किया है जनरल बखत खान साहब ने। तो याद रखना दिल्ली के साथ एसोसिएट कौन है? बखत खान। लखनऊ को लीड किया है बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो ये नाम याद रखना काफी है, बेगम हजरत महल। इसके अलावा अगर हम देखें तो कादिर साहब और अहमदुल्ला जो हैं उन लोगों ने भी यहां पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर की बात होगी तो नाना साहेब, ठीक है, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान, इन तीनों लोगों का नाम प्रोमिनेंटली लिया जाता है। नाना साहेब क्या थे? जिन्होंने अपने आप को लास्ट पेशवा डिक्लेयर किया, ठीक है, वो नाना साहेब है। इनके ही ऑफिसर्स हैं दोनों, कौन कौन?
अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे। झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। बिहार में कुंवर सिंह का नाम आता है। इस नाम को याद रखना, कुंवर सिंह और अमर सिंह को, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं इस चीज को बार बार क्या करती है, आपसे पूछती है। राजस्थान में अगर हम देखें तो जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह का नाम आता है, ठीक है। असम की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, कंदा परेश्वर सिंह और मनीराम दत्त का नाम देखने को मिलता है। तो ये नाम ही हम क्या कर लें, कवर कर लें, तो ये काफी होगा, इनफ रहेगा। इसके अलावा हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इन मेजर सेंटर्स में क्या क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, इनकी कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दिल्ली में या फिर पूरे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली में अगर हम देखें तो इस पूरे की पूरे रिवॉल्ट को लीड किसने किया है, आपका बहादुर शाह जफर ने किया है। साथ साथ में जनरल बखत खान ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, मतलब ओरिजिनली तो बखत खान ही थे। साथ साथ में ब्रिटिशर्स के कंबाइंड अटैक, किन किन के कंबाइंड अटैक, निकलसन साहब के, विल्सन साहब के, बैरिड स्मिथ साहब के और आपका कैम्बेलियन साहब के, इन चारों के कंबाइंड अटैक से वापस से दिल्ली को रिस्टोर कर लिया गया। कब, आपका सितंबर 1957 में दिल्ली ब्रिटिशर्स ने वापस से हासिल कर लिया। उसके बाद में क्या होता है बाकी लोगों का, तो हमें देखने को मिलता है बखत खान साहब की तो डेथ हो जाती है, पर बहादुर शाह जफर जो है, ठीक है, जो कि मुगल किंग थे, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके कहां डिपोर्ट कर दिया जाता है, रंगून मतलब म्यांमार, ठीक है, यहाँ डिपोर्ट कर दिया जाता है और वहां पर ये एग्जाइल की लाइफ जीते हैं जब तक उनकी 1682 में क्या होती है, डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिला दिल्ली का। फिर उसके बाद बात करते हैं दिल्ली के बाद अगला जो सेंटर है वहां पे क्या होता हुआ नजर आया, ठीक है। हाँ, दिल्ली की एक बात तो ध्यान रखिएगा कि जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर को कैप्चर किया तो बहादुर शाह जफर के जितने भी बेटे थे उन सबको भी एसिसिनेट कर दिया गया। अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में 3 लोगों का नाम प्रोमिनेंटली लिया जाएगा। पहले है नाना साहेब, ठीक है, जो कि क्या है, बाजीराव सेकंड, जो कि लास्ट पेशवा रहे, उनके अडॉप्टेड सन थे। और कानपुर वाज अ विक्टिम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था उसका विक्टिम क्या बना, आपका कानपुर बना। तो बाजीराव सेकंड जो है, जो लास्ट पेशवा है, उनके अडॉप्टेड सन जो है नाना साहब, उन्होंने इसे लीड किया है। इनके साथ साथ में 2 लोग और हैं जिनका नाम क्या है, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान, ठीक है। तो यह हमें देखने को मिलेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि कानपुर में क्या होता है। तो देखिए क्या है, कानपुर को अगर देखें तो कानपुर जो है ब्रिटिशर्स पूरी तरह से क्या करते हैं, आपका हार जाते हैं। और ब्रिटिश ऑफिशियल जो होते हैं वहां के, वो उनसे एक प्रॉमिस लेते हैं। प्रॉमिस ये लेते हैं कि हम कानपुर आपको देने को तैयार हैं, पर आप क्या कीजिए, ब्रिटिशर्स को एक सेफ पैसेज दे दीजिए। तो डिसाइड हुआ कि चारों तरफ रिवॉल्ट चल रहा है और जो भी अंग्रेजों को देखेगा रिबेलियस सोल्जर, वो उन्हें असैसिनेट कर देगा। तो डिसाइड किया गया कि नदी के रास्ते से इनको सेफ पैसेज दिया जाए। ब्रिटिशर्स जब सेफ पैसेज लेकर निकल रहे थे उस समय एक गलती हो जाती है। कुछ रिबेलियस सोल्जर्स जो बची हुई कुछ 1-2 नाव थी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन अटैक के कारण बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स क्या हो जाती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है। फाइनली ह्यूज व्हीलर साहब इसका बदला लेने आते हैं और फाइनली ह्यूज व्हीलर साहब क्या करते हैं, ह्यूज व्हीलर साहब ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है, जब कानपुर इनके हाथ से निकल गया था। फिर बाद में देखते हैं, बाद में कानपुर को रिकैप्चर करने के लिए सर कॉलिन कैम्पबेल आते हैं और कॉलिन कैम्पबेल आते ही नहीं है, वो जिस तरह से ब्रिटिशर्स को कानपुर में मारा गया था उस सेफ पैसेज प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ रिबेलियस म्यूटिनियर्स ने, उस तरह से ही कॉलिन कैम्पबेल भी बदला लेते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ कानपुर को रिकैप्चर नहीं करते हैं, कानपुर की आम जनता के साथ भी वो कत्लेआम मचाते हैं। तो ये हमें कानपुर के साथ देखने को मिला। फिर बात करते हैं कानपुर के बाद में लखनऊ की। तो लखनऊ के पूरे जो है रिवॉल्ट उसको लीड किया है बेगम ऑफ लखनऊ, जिनका नाम क्या है, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम ऑफ अवध, जिनका नाम क्या है, बेगम हजरत महल। उन्होंने क्या किया है, आपका इसको ऑर्गेनाइज किया है और पीजेंट, जमींदार, सिपाही, इन सब के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिशर्स को लखनऊ से भगा दिया है, ठीक है। हेनरी लॉरेंस जो चीफ कमिश्नर थे, ठीक है, वो डिफेंड करते हैं इसको लखनऊ को, पर दे फेल्ड, ठीक है। और लखनऊ क्या हाथ में आ जाता है, आपका हजरत महल के हाथ में आ जाता है। इसके अलावा लॉरेंस साहब है, इनकी डेथ हो जाती है एक बॉम्ब ब्लास्ट में ड्यूरिंग द फाइट। और फाइनली रिलीफ आती है लखनऊ के लिए किस फॉर्म में, सर कॉलिन कैम्पबेल के फॉर्म में। और कॉलिन कैम्पबेल साहब क्या करते हैं, लखनऊ को वापस से क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो लीडर्स थे इनका क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को तो भाई रंगून में डाल दिया, बचे कौन, अपन बात करते हैं इसके पहले कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे, है ना। तो नाना साहेब जो है वो तो बेगम हजरत महल के साथ मिलकर नेपाल निकल जाते हैं, ठीक है, नेपाल भाग जाते हैं।
ठीक है। तात्या टोपे जो है उनको शिवपुरी में पकड़ लिया जाता है मानसिंह के खबर से, और वहां पे ही उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये अपन ने देखा, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि किन के साथ क्या हुआ। आगे चलते हैं। इसके अलावा कौन सा सेंटर हमें देखने को मिला? झांसी। झांसी की कहानी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो झांसी की अगर बात करें तो झांसी भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या था, आपका विक्टिम बना, जहां पर लक्ष्मीबाई, किसकी विडो? गंगाधर राव। गंगाधर राव जो कि क्या थे, वहां के राजा थे, उन्होंने इस रिवॉल्ट का क्या किया, झंडा उठाया और वो आगे बढ़ी, ठीक है, जो कि डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का शिकार बनी थी। इसके बाद क्या होता है, ये क्या करती, क्या कैसे कैसे क्या होता है, तो हम कहानी सुन लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई मदद मांगने के लिए कहां जाती है? आपका तात्या टोपे के पास। तात्या टोपे और रानी ऑफ झांसी सबसे पहले किसको अटैक करते हैं? सबसे पहले अटैक करते हैं ग्वालियर को। ग्वालियर को अटैक करने के बाद वो ग्वालियर को कैप्चर कर लेते हैं। ग्वालियर के बाद वो कहां पहुंचते हैं? झांसी पहुंचते हैं, और बाद में जाके वो झांसी को भी कैप्चर कर, तात्या टोपे स्टॉर्म द झांसी इन 1858, ठीक है। 3 अप्रैल को वो झांसी को भी कैप्चर कर लेते हैं। पहले वो ग्वालियर जीतते हैं और फिर कंबाइंड आर्मी ऑफ द तात्या टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, वो झांसी को जीत लेती है, ठीक है। उसके बाद में फिर कौन आता है? फिर आते हैं सर ह्यूज व्हीलर। कौन आते हैं? सर ह्यूज रोज। कौन आते हैं? सर ह्यूज रोज आते हैं। और ह्यूज रोज क्या करते हैं? आपका झांसी के अंदर डिस्ट्रक्ट मचाते हैं। सबसे पहले ह्यूज रोज साहब क्या करते हैं? आपका क्या करते हैं? कंबाइंड आर्मी ऑफ तात्या टोपे और क्या बोलते हैं, लक्ष्मीबाई की आर्मी को हराते हैं। उसके बाद पहले वो क्या करते हैं? ग्वालियर को कैप्चर करते हैं। ग्वालियर के बाद वो किसको कैप्चर करते हैं? आपका वो 17 जून 1859 को वो किसको कैप्चर कर लेते हैं? आपका झांसी को कैप्चर कर लेते हैं। और इसी बैटल के अंदर रानी ऑफ झांसी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि झांसी की रानी के साथ क्या हुआ। तो क्या हुआ कि पहले इन्होंने ग्वालियर और फिर झांसी को कैप्चर किया। फिर ह्यूज रोज साहब आते हैं, वो पहले ग्वालियर को कैप्चर करते हैं, फिर झांसी को कैप्चर करते हैं, और झांसी वाले युद्ध के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है। ह्यूज रोज साहब का एक स्टेटमेंट है इस पूरे के पूरे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। उनका ऐसा कहना है कि ये इस रिवॉल्ट में एकमात्र जो लेडी जो मर्दों की तरह लड़ी, जो वॉरियर्स की तरह लड़ी, वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट किसका है? सर ह्यूज रोज का है। फिर बात करते हैं आगे क्या है। आगे है बिहार। बिहार में अगर हम लोग देखें तो भाई जो प्रोमिनेंट इंसान है वो है कुंवर सिंह, जो कि क्या है? एक डिसकंटेंटेड जमींदार है, मतलब इनको जमींदारी से हटा दिया गया था, ठीक है। वो इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाते हैं, और ये कब तक बढ़ाते हैं? 28 अप्रैल 1858 तक बढ़ाते हैं, तब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती है। अब बात आती है डेथ कैसे होती है। तो डेथ इनके हाथ के घाव की वजह से होती है। इनको हाथ में कुछ घाव लग गया था, जिसके कारण इनका इलाज कराने जा नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटिशर्स हर जगह घूम रहे हैं, ठीक है। तो इलाज हो नहीं पाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं? आपका अपने हाथ को, डॉक्टर ने बताया कि भाई अगर इसको ऑपरेट करो वरना इसका जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो क्या करते हैं? तलवार से अपना हाथ काट के गंगा नदी में फेंक देते हैं। तो इसी हाथ के घाव की वजह से एक्सेस ब्लड लॉस होने के कारण इनकी क्या हो जाती है? आपका डेथ हो जाती है। तो ये बात होती है आपके बिहार के बारे में, जहां पर कौन थे? कुंवर सिंह थे, इन्होंने इसको क्या किया है? लीड किया है। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ द फेलियर। बात करते हैं क्या? कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट हमें क्यों फेल होता हुआ नजर आया? तो देखते हैं, द रिवॉल्ट वाज इवेंचुअली नॉट सक्सेसफुल इन आउटस्टिंग ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री बिकॉज ऑफ द सेवरल फैक्टर। ये रिवॉल्ट जो है वो इसलिए अनसक्सेसफुल हुआ, इसलिए ये ब्रिटिशर्स को बाहर फेंक नहीं पाया देश के, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कारण थे। पहला, द सिपाही लैक द क्लियर ऑफ द लीडर, ठीक है। सिपाहीज के पास कोई भी एक लीडर नहीं था, क्लियर लीडर नहीं था। अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स थे, उन्होंने लीड किया, अपने हिसाब से उन्होंने काम किया। देयर वर सेवरल, एक नहीं है, बहुत सारे, ठीक है। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट प्लान बाय विच फॉरेनर्स वुड बी राउट। इनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान भी नहीं है, कोहेरेंट प्लान भी नहीं है जिससे वो ब्रिटिशर्स को बाहर फेंके। मतलब पहली बात तो ये कि उनका कोई इंटेंशन ही नहीं है कि क्या करना है, उन्होंने तो बस रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया और रिवॉल्ट स्टार्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करी। इंडियन रूलर्स हु एडेड द रिवॉल्ट डिड नॉट envision any plan for the country after the British were defeated. इंडियन रूलर्स के पास कोई सा प्लान, जिन्होंने मदद किया, ठीक है, इस रिवॉल्ट में मदद किया, बहुत से लोगों ने तो मदद नहीं किया, पर बहुत से लोगों ने जब मदद किया, उनके पास कोई प्लान नहीं था कि ब्रिटिशर्स के बाद क्या होगा कंट्री का। इसीलिए जब कंट्री का कुछ नहीं हो सकता है तो बेटर है कि ब्रिटिशर्स ही रहे, ठीक है। अगला, मेजरली नॉर्थर्न इंडिया वाज अफेक्टेड बाय दिस रिवॉल्ट, ठीक है। द थ्री प्रेसिडेंसी ऑफ द बंगाल, बॉम्बे एंड द मद्रास रिमेन मोस्टली अनअफेक्टेड। द सिख सोल्जर also did not take part in this rebellion.
देखिए सीधी सी बात है, रिवोल्ट ओनली कहां पे हुआ है? नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ है, नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया में हुआ है भाई। सबसे कम बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, यहां पे रिवोल्ट होता ही नहीं है। और सिख सोल्जर तो इससे अपने आप को क्या रखते हैं? बाहर ही रखते हैं। तो ये रिवोल्ट हमें देखने को मिला। सिख सोल्जर ने अपने आप को बाहर इसलिए भी रखा क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, रिलीजियस सेंटिमेंट किसके हर्ट हुए? हिंदू और मुस्लिम्स के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिखों के सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुए तो उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगला, द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज आफ्टर द रेशो, अरे सॉरी ये तो गलत हो गया। अब बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 कि इस रिवॉल्ट का हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिला। तो पहला इंपैक्ट तो हमें देखने को मिला कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 यहां पर क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। एक नया लॉ आया, उस लॉ के हिसाब से क्या किया जाएगा? अब इंडिया को गवर्न करने की कोशिश की जाएगी। अब इस लॉ के हिसाब से क्या कर दिया गया भाई? ब्रिटिश जो इंडिया है, इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन में ले लिया गया। देखिए सीधी सी बात, अभी तक इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? आपका रूल कर रही थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करके अब इंडिया को ब्रिटिश क्राउन के अंडर में हमने क्या कर दिया गया है? ला दिया गया है। मतलब इंडिया इज लाई अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन एज वेल एज क्राउन के साथ साथ पार्लियामेंट भी तो होगा। तो पार्लियामेंट और क्राउन क्या करेगा? अब इंडिया को रूल करेगा। दूसरा, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन इन इंडिया हु रिप्लेस द गवर्नर जनरल, ठीक है। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर कौन था जो इंडिया को रूल करता था? उसका नाम था गवर्नर जनरल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म तो गवर्नर जनरल की पोस्ट भी खत्म। जब गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म तो भाई किसकी पोस्ट आएगी? ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करने वाली पोस्ट आएगी। और ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पोस्ट आई उसका नाम क्या था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब यहां पर मैंने आपको लिखा कि ब्रिटिश क्राउन के साथ पार्लियामेंट भी क्या रहेगी? यहां पर इंक्लूड होगी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। ये किसका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर रहा है? ये रिप्रेजेंटेशन किसका इंश्योर करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंश्योर करेगा, ठीक है। अगला, एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई जो किसको असिस्ट करेगी? आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करेगी? असिस्ट करेगी। मतलब सीधी सी बात है कि पूरा कंट्रोल अब किसके पास रहेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास रहेगा या ब्रिटिश क्राउन के पास रहेगा। क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव कौन? भाई गवर्नर, सॉरी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन? आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो पॉलिसीज जिनके कारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमें देखने को मिला, जिनके कारण मेजर इंडियन मास जो है वो अनसेटिस्फाई हुआ, उन पॉलिसीज को हम क्या करेंगे? डिसकंटेंट कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। जैसे भाई सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेल्सली, जिसने जबरदस्ती इंडियन रूलर्स को फोर्स किया कि आप ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बने। दूसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑफ कॉन्स, किसका? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑफ डलहौजी, जिसने हड़प की नीति बोलते हैं, जिसने जबरदस्ती इंडियन स्टेट, इंडियन रूलर्स को क्या कर दिया? नाखुश किया। इन जैसी पॉलिसीज को हमने क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं आखिरी एक और चेंज हमें इंपैक्ट देखने को मिला। वो इंपैक्ट क्या था आपका? कि ब्रिटिश आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया। और रीऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ भाई? रेशियो ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, ठीक है, रेशियो ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स को इंक्रीज किया गया। पहले क्या होता था कि 100 लोग हैं इंडियन, उनके ऊपर 5 ब्रिटिशर्स बिठा दिए ना, हाँ ऐसा नहीं चलेगा। आप 100 इंडियंस के ऊपर कम से कम 30 ब्रिटिशर्स होना चाहिए, जिससे इनके अंदर डर पैदा रहे और इस तरह के रिबेलियन ये आगे प्रोसीड ना करे। इसके अलावा इंडियन सोल्जर्स को आर्टिलरी और गैरिसन मतलब वो एरिया जहां पर असला बारूद रखा जाता है, तो आर्टिलरी और गैरिसन से इंडियन सोल्जर्स को क्या रखा जाएगा? आपका दूर रखा जाएगा। आपने वो पिक्चर देखी RRR, उसके अंदर ये चीज को अच्छे समझाया गया है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडियंस को आर्टिलरी और गैरिसन से दूर रखते हैं, ठीक है। यह हुआ। इसके अलावा इंडियन सोल्जर्स को हायर पोजीशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी और सेंसिटिव पोजीशन नहीं दी जाएगी। और ये सारी हायर और सेंसिटिव पोजीशन किसके लिए रिजर्व करके रखी जाएगी? ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए रखी जाएगी, ठीक है साहब। तो ये हमें इंपैक्ट देखने को मिले किसके? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन। देयर आर द वेरियस पर्संस हु गेव देयर ओपिनियन अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्योंकि सीधी सी बात है, इस रिवॉल्ट का नेचर ऐसा है, डाइवर्स है। इस डाइवर्स नेचर को समझाने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या दिया है? आपका अपने ओपिनियन दिए। तो पहला ओपिनियन आता है जॉन शैली साहब का। जॉन शैली साहब के अकॉर्डिंगली वो बोलते हैं
इट वॉज होनली अनपेट्रियोटिक सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी विथ नो नेटिव सपोर्ट एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। अब देखिए मेरा काम क्या है साहब, लोगों के स्टेटमेंट को वेरीफाई करना। अब स्टेटमेंट क्या है, इनका कहना है कि ये अनपेट्रियोटिक रिवॉल्ट था। क्या हाँ बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर नेशनलिज्म की बात तो हुई नहीं। यहां पर लोगों ने देखा कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ तो यहां के लोगों ने रिवॉल्ट रेज कर दिया। ठीक है, यहां के रिलीजियस सेंटिमेंट मेनली हर्ट हुआ, ना कि नेशनलिज्म हर्ट हुआ, तो अनपेट्रियोटिक रिवॉल्ट है। और सिपॉय, सेल्फिश सिपॉय, सिपॉय के साथ गलत हुआ, इसलिए उन्होंने इस रिवॉल्ट को क्या किया, आगे बढ़ाया, जिसमें नेटिव लीडर्स ने इसको सपोर्ट ही नहीं किया। इनको पॉपुलर सपोर्ट क्या मिला? क्या रूलर्स ने इनको सपोर्ट किया? नहीं। क्या जमींदार ने इनको सपोर्ट किया? नहीं। तो बेसिकली एक सिपॉय मैटिनी तो है। ठीक है, तो इसीलिए इनको नेटिव सपोर्ट भी नहीं मिला और ना ही इनके पास कोई पॉपुलर लीडर था। इसीलिए ये स्टेटमेंट जॉन शेरी साहब का भी हमें वेरीफाई होता हुआ कुछ हद तक नजर आता है। जो स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट वॉज होनली अनपेट्रियोटिक, मतलब ये एक अनपेट्रियोटिक और सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी है, मतलब सैनिक विद्रोह है जिसको कोई नेटिव लीडरशिप भी नहीं मिली और कोई पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं मिला। भाई पॉपुलर सपोर्ट तो कुछ हद तक मिला था यार, ऐसा बोल सकते हैं। अगला आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार साहब बोलते हैं कि द सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाइदर फर्स्ट और नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इस चीज को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये मेरे वर्ड तो नहीं है, ये आरसी मजुमदार साहब के शब्द है। तो आरसी मजुमदार साहब के शब्द को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द आरसी मजुमदार क्या बात हमें पता लगती है? देखो पहली बात तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। हाँ भाई एब्सोल्युटली नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे ट्राइबल और पीजेंट रिवॉल्ट हो चुके हैं, उनके अलग अलग कॉजेस थे, पर हाँ इतना बड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा हमें ये देखने को मिला पूरे नॉर्थन इंडिया के अंदर। वो छोटे छोटे से एरिया में थे, पर वो पहली बार तो नहीं हुआ, ये इसके पहले भी हो चुके हैं। तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो नहीं है। इसके अलावा ना कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया, नहीं भाई साहब इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़ा गया, ये एक रिवॉल्ट था जिसने अनजस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, रिलीजियस सेंटिमेंट के हर्ट होने के कारण आवाज उठाई और ये इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई नहीं गया। ठीक है, अगला आता है आपका नेशनल रिवॉल्ट रूटेड इन डीप मिस्ट्रस्ट। बेंजामिन क्या है, डिसरेले इनका है। भाई डीप मिस्ट्रस्ट था किसके लिए? एक मिस्ट्रस्ट तो था, एक विश्वास हम पहले किस पे करते थे, ब्रिटिशर्स पे। ब्रिटिशर्स ने वो जो लेके आए थे ना ग्रीस कार्ट्रेजेस जिसमें सुअर और गाय की चमड़ी थी, उसने हमारा ट्रस्ट क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ये भी स्टेटमेंट में वेरीफाई होता हुआ नजर आता है। अगला एसएन साहब बोलते हैं द वॉर बिगिंस विद द फाइट फॉर रिलीजन एंड एंडेड विद द इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ नो डाउट धर्म के लिए लड़ाई थी, धार्मिक सेंटिमेंट हर्ट हुए थे, पर जब यह वॉर खत्म हुआ हमारे अंदर इंडिपेंडेंस और नेशनलिज्म क्या हो गया, भरा हुआ नजर आया। हम अपने आप को नेशनलिस्ट तरीके से देखने को नजर आए। तो ये किसने कहा है, आपका एसएन सेन साहब ने कहा है। इसके अलावा रेशियल स्ट्रगल, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रगल, ठीक है, ये किसने कहा है, मेडली साहब ने कहा है। रेशियल स्ट्रगल मतलब काले और गोरे के बीच में युद्ध, यह हमें समझ में आता है। अगला रिलीजियस स्ट्रगल और हिंदू मुस्लिम स्ट्रगल, रीस साहब ने कहा है। अगला सिविलाइजेशन, बारबेरियन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड द इंग्लिश इंडियन कॉन्फ्लिक्ट। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। ठीक है, ये किसने कहा है, टीआर होल्स। देखो सीधी बात है यार, आप अपने आप को सिविलाइज बोल रहे हो और हम लोगों को आप बारबरिज्म बोल रहे हो, बारबरिक बोल रहे हो। भाई हम लोग ऐसी सभ्यता है, जब गुप्ता पीरियड में थे, जब आप लोग हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स का सामान लूट कर अपना घर चलाते थे और आप हमें ये बात बोल रहे हो, तो इस चीज पे हम रिलाई नहीं करेंगे। अगला कौन सा है, ऑटोमर टेलर साहब, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसीज अगेन क्रिश्चियन, ये बात इन्होंने कही है। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिला, क्या है, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेन आपका क्रिश्चियन, ये हमें देखने को मिला। इसके अलावा कुछ किताबें हैं, 2 मिनट यार, एक सावरकर यहाँ पे मिलेगा, कुछ किताबें हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। पहला है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स साहब ने। अब कार्ल मार्क्स तो क्या है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी वाले हैं, तो ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के देश को तो क्रिटिसाइज करेंगे, इसीलिए इन्होंने इंडिया के रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सपोर्ट किया और क्या कहा है इसे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 से लेकर 59 नाम से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक किताब लिखी है। दूसरा कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, सैयद अहमद खान की किताब है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर साहब।
ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर साहब, इन्होंने ही तो स्टेटमेंट दिया है कि दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वी डी सावरकर साहब है जो बोलते हैं कि ये रिवॉल्ट जो है 1857 का ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ध्यान रखना। और ये मेंशन कहां किया गया है? द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब के अंदर। अगला है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन, ये आरसी मजूमदार साहब की किताब है। इसके अलावा सिविल रिबेलियन इन म्यूटिनी, ये एसबी चौधरी साहब की किताब है। और सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना 1857 ये किताब जो है ये एसएन सेन साहब ने लिखी है नेहरू जी के कहने पे। ठीक है, तो ये बातें होती है हमारी सबकी सब, जिसमें हमने देखा कि हमने क्या देखा कि इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ से ब्रिंग हो सकती है, इनके बारे में हम लोगों ने क्या किया, बात किया। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है। ठीक है, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।